हेलो दोस्तों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। तो डेरिवेशन ऑफ IS कर्व के लिए थोड़ा सा हमें ग्राफ से समझना है इसको हमें। तो हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने वर्टिकल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हम इसको बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल हमने जीडीपी को शो किया है। एक इकोनॉमी का जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है इन ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हमने एक कर्व बनाया है AS कर्व, जो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन पॉइंट, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी एक दूसरे के बराबर है। तो देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो सब अवेलेबल हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पे एग्रीगेट AS का मतलब हमने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी इकोनॉमी में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने AS कर्व समझा। अब हम समझते हैं क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा कर्व मैं यहाँ बना रहा हूं वो है AE। AE का मतलब है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, जिसे हम AD कर्व भी कह सकते हैं। अब ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कभी जीरो नहीं होते, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। हमें सरवाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ता है। तो इसलिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, उसके बाद जीडीपी के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से सभी के जो खर्चे हैं और जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। अब हम समझते हैं, तो बच्चों अब हम समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे जीडीपी का जो लेवल जो डिटरमाइन हुआ है उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहेंगे, क्योंकि इस जीडीपी के लेवल पे देश के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ग्राफ है उसमें जो E0 है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे सभी लोग उतना ही खर्चा करना चाहते हैं जितना देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इस पॉइंट पे जो जीडीपी है, सबसे बेस्ट जो जीडीपी है वो Y0 है। तो इसका मतलब जब देश के अंदर जीडीपी का लेवल Y0 होगा तो देश के अंदर एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम ग्राफ में समझते हैं, बिल्कुल इसी के नीचे हम एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं जहां पे हम IS कर्व को ड्राइव करेंगे। तो बच्चों, जो दूसरा ग्राफ हमने बनाया है उसमें हमने वर्टिकल Y लाइन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो किया है और X लाइन पे नीचे हमने जीडीपी को शो किया है। तो जिस समय देश का जीडीपी Y0 सेटअप हुआ है और Y0 इक्विलिब्रियम आया है, तो वही लाइन हमने नीचे खींची Y0। तो उस समय हमने मान लिया कि इकोनॉमी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंकों के द्वारा फर्मों से जो चार्ज किया जा रहा है, जब फर्में इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों से लोन लेते हैं तो उस लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है उसे हमने R0 मान लिया, जिसको हमने पॉइंट दे दिया E0। तो जब देश के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं, तो वहां पे जो जीडीपी Y0 है, उस Y0 जीडीपी पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को Y0 मान लिया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्लियर हो गया कि R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट तब है जब जीडीपी का लेवल Y0 है। अब बच्चों, अब सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R0 से कम होकर R1 हो गया है। क्या मतलब है इसका? कि बैंकों ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया है, लोन सस्ता हो गया है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हमें पता है क्या होगा, फर्में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे,
अब फर्मों को कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे में देश के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है भाई? तो हमने बताया आपको कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ जाता है। और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। हमारे जो खर्चे हैं वो दो प्रकार से हैं। अगर आपने फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदा, कंजम्पशन, पर वही फर्नीचर आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट। तो हमारे एक्सपेंडिचर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चों, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कर्व है, जो पहले AE0 था, वो शिफ्ट होके ऊपर की तरफ शिफ्ट होके हमारा AE1 हो गया। अब ये जो नया वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, अब ये जहां पे सप्लाई कर्व को कट करेगा वो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां डिटरमाइन होता है जहां एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व एक दूसरे को काटते हैं। पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व AE0 था, बट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है और वो शिफ्ट होके राइट में चला गया है। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 है, और E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देश के अंदर GDP का लेवल भी बढ़ गया है। तो E1 इक्विलिब्रियम लेवल पे देश के अंदर जो GDP का लेवल है वो भी बढ़ गया है। पहले जो GDP Y0 था, अब बढ़कर GDP Y1 हो गया है। तो इसका मतलब बच्चों क्या समझे हम, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से GDP का लेवल भी बढ़ जाता है और एक नया पॉइंट हमें मिलता है B पॉइंट। अब दूसरी तरफ हम समझते हैं कि माना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो जाए, अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट को महंगा कर दें, तो बेटा जब कोई चीज महंगी होती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से R0 से R2 होने से होगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट देश के अंदर कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के कम होते ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो AE कर्व जो पहले AE0 था वो शिफ्ट होके नीचे की तरफ आ जाएगा और बन जाएगा AE2। तो अब जो है इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, माइनस डेल्टा I, इतना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जिसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व नीचे को आ गया है। अब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व AE0 नहीं है, अब है AE2, और AE2 कर्व AS को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E2, और E2 पे जो GDP लेवल है वो हो गया है Y2, और Y2 पहले के GDP लेवल से कम है। पहले का GDP लेवल Y0 था। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर GDP का लेवल कम हो जाता है। तो एक नया पॉइंट हमें मिला C पॉइंट, और अगर हम तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दें तो तीनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करने से जो कर्व बनता है बच्चों, उसे हम कहते हैं IS कर्व। तो इस प्रकार से हमने IS कर्व के डेरिवेशन को समझा। IS कर्व हमने पढ़ा जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के लेवल में इनवर्स रिलेशन बताता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो GDP का लेवल कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है जो GDP का लेवल बढ़ेगा। इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के बीच में एक इनवर्स रिलेशन सेटअप हुआ है, जिसको हम एक अलग से ग्राफ बना सकते हैं। ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो किया है, नीचे GDP को, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए IS कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। इसको समझना है हमने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो GDP का लेवल बढ़ेगा। देश के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो GDP का लेवल कम हो जाएगा। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन हमें बताता है IS कर्व।